तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, इसकी थ्योरी और फिर उसके बाद उसके पीवाईक्यूज। तो थ्योरी में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैं आपको रेलेवेंसी भी दिखाऊंगा, साथ में ईयर भी दिखाऊंगा कि यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब हम क्वेश्चंस कवर करेंगे तो किस तरीके से हमें अप्रोच लगानी होती है। इन सभी बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है एवरीवन। तो आज हमारा डे 10 है हमारे नीट 30 डेज क्रैश कोर्स का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम जैसी कंडीशन आप सभी जानते हैं क्योंकि कल की क्लास में हमने कवर किया था फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, और आज हम कवर करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। समझने वाली बात यह है कि जो इक्विलिब्रियम अगर आयनिक है तो इसका मतलब हुआ वहां पर अनडिसोशिएटेड आयंस, या मैं कहूं अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है उसे हम कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करते हैं विद डिस्क्लेमर। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रेस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स। If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. तो ये रहा हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे, जो हमारा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट होता है वो। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी के बारे में, हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस उनके हाइड्रोलिसिस देखेंगे। तो ये हम फॉर्मूलेज आपको मैं कवर कराऊंगा, और थ्योरी में जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो सारी हम कवर करेंगे, और फिर हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है एवरीवन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट एक वर्ड आया है। इलेक्ट्रोलाइट वर्ड खुद ही बता रहा है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई? कोई भी चीज इलेक्ट्रोलाइट हो सकती है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। मान लीजिए आपने HCl लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, एक्वस HCl बनाया और उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दिया, तो वो हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब कैसे पता लगाएं कौन इलेक्ट्रोलाइट को भी कैटेगराइज कर सकते हैं? कैसे कैटेगराइज करेंगे? हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकें वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो बहुत अच्छे से ना कर सकें वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं वो भी चीज समझने वाली है। जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जितने भी हमारे सॉल्ट्स हैं जो बने हुए हैं किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं फिर? जो हमारे वीक एसिड्स हैं। समझते हो? वीक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। जो हमारे वीक बेसिस हैं, NH4OH वीक बेस, ये हमारा क्या है, बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसा बेस? वीक बेस। कैसा इलेक्ट्रोलाइट हुआ? वीक इलेक्ट्रोलाइट। या फिर वीक एसिड और बेस से बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो। तो ये हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी हो गई। फराडे ने क्या किया? फराडे ने इलेक्ट्रोलाइट्स को जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं कैटेगराइज किया, जैसा कि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस को सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जैसा कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में जाने के बाद। जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली डिसोशिएटेड होते हैं। मान लीजिए आपने लिया NH4OH, ये हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक बेस है, तो ये कंप्लीटली नहीं टूटेगा। मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझ सकते हो, अगर NH4OH को मॉलिक्यूल को मैं पर्पल कलर से दिखा रहा हूं और NH4 पॉजिटिव के मॉलिक्यूल को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, येलो कलर NH4 पॉजिटिव, पर्पल कलर NH4OH, और ये जो ग्रे कलर है ये हमारा OH नेगेटिव है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मान लीजिए वीकर लिया, उसमें वाटर है, NH4OH ऐड कर दिया और आपने उसको, वो पार्शियली डिसोशिएट हो जाएगा क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ से आप समझ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी।
तो आपको ना वीक के केस में यहाँ पर दोनों चीजें दिखेंगी, तीनों, पर्पल कलर वाला भी, आपको ये ग्रे कलर वाला भी, और आपका ये येलो कलर वाला भी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो येलो है और ये जो ग्रे है, ये तो आयंस है, बट ये आपका क्या है, अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। ये क्या है आपका, अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। और ये जो आयंस है ये डिसोशिएटेड आयंस है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, बोथ फॉर्म, अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है और डिसोशिएटेड आयन भी प्रेजेंट है। इट मीन्स यू कैन से दैट इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कितना वीक है वो ना, ये अनडिसोशिएटेड और ये डिसोशिएटेड जो फॉर्म है ये किस में टूट रहा है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जो अनडिसोशिएटेड और जो डिसोशिएटेड फॉर्म है इनके रेशियो पर डिपेंड कर लेता है कि वो कितना वीक और कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे NaOH ले लिया या H2SO4 ले लिया, NaOH इज ए बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, और H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इन केसेस में आपको ये जो मॉलिक्यूल वाला जो मैंने पर्पल कलर से दिखाया है, इस केस में NH4OH है, वो चेंज हो जाएगा मॉलिक्यूल, बट वो पर्पल कलर वाला मॉलिक्यूल आपको दिखेगा ही नहीं डिसोसिएशन के बाद, आयनाइजेशन के बाद। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये कि वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका है, किसमें, अपने आयंस में। तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। कोई एक दो मॉलिक्यूल दिखा तो दिखा, वरना उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कैसे कैटेगराइज करना है, कैसे पहचानना है, कौन होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट 100% आयनाइजेशन होता है इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो किससे बना हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl आप ले सकते हो, मान लीजिए। तो क्या बना आपका, NaCl प्लस में H2O। मतलब आपने लिया एक स्ट्रॉन्ग बेस और आपने लिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या बन गया आपका, सॉल्ट और वाटर। ध्यान से समझिए, आपने लिया एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या बना आपका, सॉल्ट एंड वाटर। अब ये सॉल्ट किससे बना है, ये सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर से। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो जो बनता है सॉल्ट, वो भी कैसा नेचर का है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस का है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो, कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वहां पर 100% आयनाइजेशन हो जाएगा एज कंपेयर टू, आप क्या देखेंगे, इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड तो ऑलमोस्ट 100% आयनाइजेशन है, एज कंपेयर टू लेस देन 5% आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वहीं पर जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, जिसको हम इथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, जब आप इसको वाटर में मिक्स करते हैं या उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। CH3COO नेगेटिव और मैं कह दूं H3O पॉजिटिव बना लेगा, चलो यहाँ पे प्लस H2O लिख देते हैं। तो ये जो आयंस है ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट अनडिसोशिएटेड फॉर्म भी वहां पर ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट होंगी, अनडिसोशिएटेड भी और डिसोशिएटेड भी। क्लियर? ये किस में नोट किया जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। और क्या देखा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, कि वहां पर आ जाता है इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस। किसके बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा है, आयंस के बीच में, एंड द अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। अब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तभी मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का सिंबल आपको प्रोवाइड किया है। इक्विलिब्रियम आएगा इन आयंस के बीच में जो डिसोशिएटेड है, और इस अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में, इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वो आप पढ़ ही चुके हो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, प्रेशर में, रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। वो क्या चाहता है कि वापस से इक्विलिब्रियम को रीएस्टेब्लिश करने के लिए जो इफेक्ट हमने किया है उसको अंडो करना है। क्या करना है, उसको अंडो। तो केमिकल जो हमने कल इक्वेशंस देखी थी उनमें केमिकल इक्विलिब्रियम, और आज हम देख रहे हैं आयंस के बीच में, क्योंकि आयंस बन रहे हैं, तो ये होगा हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन आयंस और किसके बीच में, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल, जो इस केस में क्या है, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल। ये इस टाइप का इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आई होप आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का वर्ड का मतलब तो पता लग गया होगा। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट अगर क्वेश्चन कभी बना तो ये बनेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को
आइडेंटिफाई करिए। तो आपको पता रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी वीक एसिड वीक बेस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आते हैं आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। एक होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो आप अपनी लोअर ग्रेड्स में पढ़ते हुए आते हैं। क्या होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट? हम 4 से 5 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोअर ग्रेड्स में पढ़ा, एसिड्स आर सार इन टेस्ट। एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। बेसिस क्या करते हैं, दूसरा, राइट, रेड टू ब्लू। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर सोपी टू टच, राइट। इस टाइप के हमने क्या पढ़े हैं, एसिड एंड बेसिस के बारे में बात पढ़ी है। सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, राइट, न्यूट्रल मतलब एसिड और बेस से क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी क्लासिकल कॉन्सेप्ट में। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये भी हम अपनी लोअर ग्रेड्स में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बात पे, ये भी हम अपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ते हैं। अब अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझिए। क्या पढ़ते हो आप अपनी लोअर ग्रेड्स में? क्या आपने कोई, आपकी क्लास 10th में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से अरेनियस से? अरेनियस आप पढ़ लेते हो अपनी क्लास 10th में, और क्लासिकल कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेते हो क्लास 9-10th में। वहां पर क्या होता है, क्लासिकल में यही बताया जाता है, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, एसिड्स कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और एसिड्स कैन चेंज व्हाट, एसिड्स का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। ये ब्लू टू रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर सोपी टू टच, इस टाइप से। बट अरेनियस कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ लेते हो अपनी क्लास 10th में। कैसे? अरेनियस कहता है एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर में। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान समझना, मैं बार बार वाटर वर्ड को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि वाटर में मिलाने के बाद, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो डिसोशिएट हो जाते हैं, और क्या देते हैं हमें, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव एक्वस। एंड बेसिस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन, जिनको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्सिल आयन। अगर मैं कहूं अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट, ड्राई HCl मैंने आपको दे दिया, मतलब नो मॉइस्चर, वाटर में डिसॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो क्या ये एसिड की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा। अरेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि ये H पॉजिटिव ही नहीं दे रहा है। H पॉजिटिव कब देगा? जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको एक्वस HCl बनाया, वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये देने लगेगा H पॉजिटिव, या उसको H पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये हाइड्रोनियम आयन होता है। ये कौन सा आयन होता है? हाइड्रोनियम आयन। जैसे इसे वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है H पॉजिटिव को, वो तुरंत चेंज हो जाता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन में, और क्या मिल जाएगा? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। वहीं पर अगर कोई बेस हुआ, बेस क्या होते हैं? NaOH, NaOH। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा? NaOH, या फिर मैं कहूं आप कोई और बेस ले लीजिए, जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो Na पॉजिटिव और क्या बनेंगे? OH नेगेटिव आयन। तो कौन से आयन्स प्रोड्यूस करे? OH नेगेटिव। NH4OH कौन सा आयन प्रोड्यूस किया? OH नेगेटिव। CaOH होल ट्वाइस कौन सा आयन प्रोड्यूस किया? OH नेगेटिव। BaOH होल ट्वाइस कौन सा आयन प्रोड्यूस किया? OH नेगेटिव। तो ये तो बेस है, NaOH एक बेस हो गया। एसिड की बात कर ले, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक को कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं अभी, वो तो आपको पता ही है, वो कॉन्सेप्ट तो पता है, बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है, HCl हो गया वाटर में डिसॉल्व करने पर, CH3COOH हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO3 हो गया, H3PO4 हो गया, एटसेट्रा। ये सभी एसिड्स ही तो हैं। बट समझने वाली बात यह कि अरेनियस ने कहा जब वाटर में डिसॉल्व किया तो H पॉजिटिव देने चाहिए, वो उनको एसिड मानेंगे, और अगर वाटर में डिसॉल्व किया OH नेगेटिव देने चाहिए, तभी हम उनको क्या मानेंगे? बेस मानेंगे। तो अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो अमोनिया भी तो बेस होता है नेचर में, बेसिक है, ये भी तो एक बेस है, ये भी बेस है, बट ये तो OH नेगेटिव नहीं देगा, तो फिर कैसे समझेंगे? तो इस चीज को आपको समझना है। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसमें OH नेगेटिव नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं देगा। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अमोनिया प्लस H2O मिलके बना लेंगे NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो वाटर में डिसॉल्व करने पर आपको क्या मिल गया? हाइड्रोक्सिल आयन। अगर आपको हाइड्रोक्सिल आयन मिल जाता है तो इसका मतलब आप उसे क्या कहेंगे? बेस कहेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल जनरल HX एक्वस आपको देगा H पॉजिटिव एक्वस प्लस X नेगेटिव एक्वस। HX कुछ भी आप ले सकते हो, HCl, HBr एटसेट्रा। MOH मेटल का कोई हाइड्रोक्साइड, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया सिंपल, या फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो वो क्या दे रहा है, मेटल पॉजिटिव। वो डिपेंड करता है मेटल बाईवैलेंट है या मोनोवैलेंट है या कैसा है। प्लस OH नेगेटिव, मेन हमारा है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का खेल। H पॉजिटिव दे रहा है वाटर में डिसॉल्व होने पर तो हम उसे एसिड कहेंगे, और OH नेगेटिव दे रहा है वाटर में डिसॉल्व होने पर तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लियरली बताइए, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस। ये आपने कुछ नया सुना होगा। ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस क्या कहता है, ये हम मतलब अपनी लोअर ग्रेड्स में नहीं पढ़ते, इंपॉर्टेंट है ये भी। कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने अपनी डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया और क्या थ्योरी दी कि एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या डोनेट कर सकता है, H पॉजिटिव आयन, एंड बेसिस वो सब्सटेंस है जो क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, H पॉजिटिव आयन। तो क्या चेंज मिला आपको डेफिनेशन में, बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिला, समझिए ध्यान से। आपको डेफिनेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिला। आपने अरेनियस की डेफिनेशन देखी और आपको पता लगा कि अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयंस देते हैं। बट ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंस है जो अरेनियस ने कहा वही, कि जो हमें क्या दें, जिनके अंदर एक टेंडेंसी हो क्या, H पॉजिटिव डोनेट करने की, H पॉजिटिव डोनेट करने की। और बेसिस वो सब्सटेंस है, बेसिस कौन से सब्सटेंस है, जिनके अंदर टेंडेंसी है या कैपेबिलिटी है H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की। OH नेगेटिव की बात यहां पर नहीं हुई, OH नेगेटिव की बात यहां पर नहीं हुई, समझ रहे हो बात को। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस, वाटर में जब हमने अमोनिया को डिसॉल्व किया तो इसने NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव भी दे दिया, और साथ में इसने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव भी ले लिया। इसका मतलब इसके अंदर कैपेबिलिटी है H पॉजिटिव लेने की, तो ये क्या बना लेगा, ये बेसिक नेचर शो करेगा, ये बेस है। आप एग्जांपल देख लीजिए, NH3 एक बेस है, वाटर लिक्विड है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है यहाँ पर, H पॉजिटिव लूज कर रहा है। जिसके अंदर टेंडेंसी हो H पॉजिटिव देने की वो एसिड्स, जिसके अंदर टेंडेंसी हो कैपेबिलिटी हो H पॉजिटिव लेने की वो बेस। तो NH3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड गिव्स इक्विलिब्रियम पर NH4 पॉजिटिव एक्वस कॉन्जुगेट एसिड प्लस OH नेगेटिव एक्वस कॉन्जुगेट बेस। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर एक कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का भी कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, अमोनिया यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, प्रोटॉन ऐड किया H पॉजिटिव और बना लिया NH4 पॉजिटिव, तो बेस से बनेगा जो उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड क्यों, अब ये एक H पॉजिटिव लूज करने की टेंडेंसी रखने लगा है, अब ये एक H पॉजिटिव लूज करने की टेंडेंसी रखने लगा। जैसे HSO4 नेगेटिव ले लो, किससे बना है, H2SO4 से, एक H पॉजिटिव निकाल के। जैसे ही इसने एक H पॉजिटिव निकाला, ये बन गया HSO4 नेगेटिव। अब इसके अंदर दोनों टेंडेंसी है, या तो ये एक और H पॉजिटिव निकाल के SO4 2 नेगेटिव बना दे, या ये एक H पॉजिटिव लेके वापस से H2SO4 बना दे, तो ये दोनों की तरह बिहेव करने लगा। इसके अंदर टेंडेंसी है जो H पॉजिटिव है उसको डोनेट करने की भी, और जो H पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट करने की भी। सेम आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट एसिड जो बेस से बनते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वीक होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर वीक बेस हुआ तो बताइए कैसा एसिड बनेगा, कोई क्रीज अभी बताइए। अगर वीक बेस हुआ तो उसका अपोजिट मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। मैं क्या कह देता हूं, उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वीक बेस का। और अगर हमारा वीक एसिड हुआ तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। क्लियर, वेरी गुड। आप लिंक्स देख सकते हैं, अपनी अटेंडेंस भी लगाते रहिए, और साथ में आपको क्या करना है, अपनी अटेंडेंस के साथ जो भी DPPs और PYQs आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं उन पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है।
और वो अटेम्प्ट करने हैं सेशन के बाद। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस। बट कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस वीक होगा और वीक एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। तो अमोनिया प्लस वाटर, इसके केस में NH4 पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड है क्योंकि बेस से बन रहा है, और H2O से बन रहा है OH नेगेटिव, उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो H2O यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर H पॉजिटिव लूज किया है उसने, ठीक है, और बना लिया OH नेगेटिव। एसिड बेस पेयर जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको डिफर ओनली बाय वन प्रोटॉन। यहाँ पर NH3 और NH4 पॉजिटिव में देखो एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है, या H2O और OH नेगेटिव में देखो तो भी एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है। तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्या कहेंगे इन्हें हम? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। अब मैंने जो आपको बताया, अगर ब्रोंस्टेड एसिड आपका क्या हुआ, अगर ब्रोंस्टेड एसिड आपका स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक एंड वाइस वर्सा। देखो यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताई थी और ये आएगी बात, ये बातें घूमकर आएंगी क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगर ब्रोंस्टेड एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ब्रोंस्टेड एसिड कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक। और ब्रोंस्टेड एसिड अगर कैसा हुआ? वीक एसिड, तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा एंड वाइस वर्सा। चलिए आई होप यहां तक सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अब थर्ड टाइप के कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। देखो पहला मैंने आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट बता दिया, दूसरा मैंने आपको लाइक अरेनियस का कॉन्सेप्ट बता दिया, थर्ड मैंने आपको ब्रोंस्टेड लॉरी का बता दिया। बट हमारी जो आज थ्योरी सेशन हम कवर कर रहे हैं इसमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट मैंने एक्स्ट्रा बताया था जो हम लोअर ग्रेड्स में पढ़ लेते हैं। बाकी अरेनियस, ब्रोंस्टेड लॉरी और थर्ड नंबर पे आ जाता है लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ध्यान देना है बातों पे, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैं फिर से इंपॉर्टेंट लिखूंगा इधर, एसिड बेस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। लुईस एसिड एंड बेसिस से कैसे क्वेश्चन बनेगा, या मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लुईस एसिड बहुत सुनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सुनते होंगे आप कि हम AlCl3 यूज कर लेते हैं, हम BF3 यूज कर लेते हैं, हम लाइक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम करते हैं, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पर हम लुईस एसिड यूज करते हैं। क्यों करते हैं लुईस एसिड यूज? क्योंकि इसके अंदर एक टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है, क्यों बोल रहे हैं इसको एसिड? लुईस ने बनाया तो लुईस एसिड, GN लुईस ने। बट समझने वाली बात यह है कि इसको एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर ना तो H पॉजिटिव दिख रहा है, ना हमें OH नेगेटिव दिख रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी चीजें अब तक H पॉजिटिव से ही तो रिलेट करते आए हम एसिड को। यहाँ पर हमें एक टेंडेंसी दिख रही है, क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। तो जो लुईस ने बात करी ना वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करी, इस टर्म में इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में जो बातें हुई एसिड और बेस के लिए वो किसने करी? वो लुईस ने करी। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को बोल दिया लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बोल दिया लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या बोल दिया? लुईस बेस। GN लुईस ने 1923 में ये डेफिनेशन दी कि एसिड एक स्पेसिफिक स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके एंड बेस जो डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन पेयर। लुईस कॉन्सेप्ट में मेनी एसिड्स डू नॉट हैव प्रोटॉन, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए BF3, मैंने आपको एग्जांपल दिया AlCl3। क्या इनके पास कोई प्रोटॉन है? नहीं है, फिर भी ये एसिड है ना। BF3 डज नॉट हैव ए प्रोटॉन बट स्टिल आप कहेंगे इसे एसिड, क्योंकि BF3 क्या करता है? NH3 आता है। अब NH3 क्या करेगा? लोन पेयर लेके बैठा है, BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है सॉरी। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है? NH3। हम इसको ऐसे बनाता हूँ, ये हमारा हो गया BF3, BF3 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे किससे? NH। ये बन गया। BF3 ने क्या करे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे किससे? NH3 से। ओके, BF3 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया NH3 से। आप ऐसे भी लिख सकते हो NH3 सिंपल BF3। ये पता ही लग रहा है कि बॉन्ड हाइड्रोजन तो नहीं डोनेट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स,
कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ पर यूज है। तो ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सब जानते हैं ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम कवर कर चुके हैं इन बातों को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? एनीवन कैन गेस? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है? आई होप ऑल ऑफ यू आर फोकसिंग ऑन सेशन। आप सभी सेशन पर फोकस होकर पढ़ रहे होंगे। देखते हैं कौन इसका नाम गेस कर पाता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? अनदर नेम ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डेटिव बॉन्ड। आप इसे डेटिव बॉन्ड कहेंगे, डेटिव बॉन्ड, DATIVE, डेटिव बॉन्ड। या फिर आप इसे कह सकते हो सेमी पोलर बॉन्ड। कैसे? क्योंकि NH3 ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, मतलब आएगा पॉजिटिव चार्ज, और BF3 ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो मतलब आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर ना एरो बनाने की जरूरत नहीं होती, फिर आपको एरो बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव यूज कर रहे हो। अच्छा, एरो जब बना रहे हो आप तो ध्यान रखना, एरो का जो हेड है वो आपको दिखा रहा है उस स्पीसीज की तरफ होगा हेड जो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। लुईस एसिड की तरफ मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। और जो हमारा इस एरो का जो टेल होगी वो किस तरफ होगी? जो बैक साइड होगी वो किस तरफ होगी? जो पूंछ होगी वो किस तरफ होगी? जो लुईस बेस होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। तो BF3 के पास कोई प्रोटॉन नहीं है, बट स्टिल ये एक एसिड है, और किसके साथ? जैसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, लोन पेयर। और रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखाएंगे जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था। और देखो कहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है? नहीं। 2023 में क्वेश्चन आया, 2013 में क्वेश्चन आया, और क्या पता है आपका अब की बार भी क्वेश्चन आ जाए 2025 में। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम किया। ये शेयर्ड पेयर दिखा दिया, बट शेयर्ड पेयर में जो शेयरिंग है वो वन साइडेड है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, मतलब कोवेलेंट बॉन्डेड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसमें नाइट्रोजन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर हुए हैं BF3 के बोरोन के साथ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होंगी जैसे AlCl3 या कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एटसेट्रा, ये लुईस एसिड्स होंगे। जबकि जो इलेक्ट्रॉन रिच जैसे कि H2O, अमोनिया, OH नेगेटिव। भाई H2O में आप देखेंगे ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, अमोनिया में नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर, OH पर आप देखेंगे नेगेटिव। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, तो इन्हें हम लुईस बेस कहेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कौन लुईस एसिड है और कौन लुईस बेस है। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक परक्लोरिक एसिड जैसे HClO4, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे HCl, या हाइड्रोब्रोमिक एसिड जैसे HBr, या हाइड्रो आयोडिक एसिड जैसे HI, या नाइट्रिक एसिड HNO3, या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इनको स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जैसे परक्लोरिक एसिड H पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव बना देगा, और HBr H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बना देगा। तो ये क्या किस में डिसोशिएट हो जा रहे हैं? ये डिसोशिएट हो जाते हैं और H पॉजिटिव प्रोवाइड कर देते हैं, बट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आयंस इन एन एक्वस मीडियम thereby acting as a proton H पॉजिटिव, ये अपने किस में भाई डिसोशिएट हो जाते हैं कंप्लीटली इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एक्वस मीडियम में जाने के बाद, ठीक है, वाटर के साथ डिसॉल्व होने के बाद। सो किसकी तरह एक्ट कर रही हैं? प्रोटॉन डोनर की तरह, H पॉजिटिव डोनर। जबकि जो स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, या सीजियम हाइड्रोक्साइड CaOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, वो कंप्लीट अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक की कैटेगरी में आएगा। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल्स लिख रखे हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू आयंस इन एक्वस मीडियम, और क्या दे देते हैं हमें?
OH नेगेटिव आयंस, जिनको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट समझते हैं। जैसे वाटर क्या है हमारा, H2O, तो एक तरीके से क्या आयंस देना चाहिए, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इन आयंस के प्रोडक्ट को हम आयनिक प्रोडक्ट बोल देते हैं। कैसे लिखेंगे समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा इसमें। वैल्यू जो KW की होती है, जिसे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं इसे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, वो रहेगी 10⁻⁻14। तो आप देखेंगे यहाँ पर KW जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, या फिर मैंने कहा आपसे H पॉजिटिव स्टेबल नहीं है तो इसको हम H3O पॉजिटिव बोलेंगे। देखो 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव। आप ऐसे कह सकते हैं कि H पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल है H3O पॉजिटिव, जिस वजह से H3O पॉजिटिव बन जाता है इमीडिएटली H पॉजिटिव जब भी वाटर के में प्रेजेंट हो, और मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो क्या हुआ, 1 इंटू 10, इनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 10⁻⁻7, और 10⁻⁻7 H3O पॉजिटिव की, और 10⁻⁻7 OH नेगेटिव की। तो 10⁻⁻7 की पावर ट्वाइस हो गया, स्क्वायर हो गया मतलब, तो कितना आया 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर, 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। तो हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा KW है वो होता है हमारा 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। यूनिट भी याद रखनी है, मोलर स्क्वायर। मोलर स्क्वायर मतलब मोल पर लीटर का स्क्वायर, ठीक है। KW होता क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट मतलब वाटर में आयंस बनते हैं, एक तो H पॉजिटिव, H पॉजिटिव लिख लीजिए, और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव की जगह आप लिख सकते हो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, और OH नेगेटिव। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो 10⁻⁻14 के इक्वल होता है एट 298 केल्विन पर। बात चल रही है, ध्यान रखना, एट 298 केल्विन पर, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, ये हो गया हमारा इतना। अगर आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, आपको जैसा कि पता है, क्या पता है आपको, मुझे ये पता है कि जैसे PK इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K होता है, PKA इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KA, PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB, PH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। तो क्या हम इसकी हेल्प से कुछ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। फॉर्मूले याद रखने, देखो डायरेक्ट मेन बात ये, अगर मैं क्या करूं, इसमें क्या करूं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में लॉग ले लूं दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा लॉग AB। लॉग AB का फॉर्मूला याद रखना, ये छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले तो हमें पता रहने चाहिए, ये जरूरी है। लॉग A प्लस लॉग B, लगाते हैं फॉर्मूला, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग H पॉजिटिव प्लस लॉग OH नेगेटिव, क्लियर, इज इक्वल टू, यहां भी लॉग ले लिया। अब जब लॉग 10⁻⁻14 लिया, देखो यहां बॉक्स में लिख देता हूं, जब हम लॉग A की पावर x करते हैं तो क्या हो जाता है वो x log A, मतलब जब हम log 10⁻⁻14 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 10⁻⁻14 माइनस 14 log 10, माइनस 14 log 10, क्लियर, माइनस 14 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस 14। अब ये चीज ध्यान रखना, मैंने क्या किया, log H पॉजिटिव प्लस log OH नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हुआ, मैंने कहा इसकी वैल्यू आई है 10⁻⁻14, पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करना स्टार्ट किया। तो वैल्यू जो है KW की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन किया गया है, ठीक है, 298 केल्विन। क्या टेम्परेचर मेंशन किया गया, 298 केल्विन। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा, कम या ज्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो 10⁻⁻14 वैल्यू आ रही है ये भी चेंज होगी। तो वैल्यू ऑफ KW क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एज इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, जो अभी फॉर्मूला मैंने लाया, क्या लाया था, लॉग H पॉजिटिव और लॉग
OH नेगेटिव प्लस में था, log OH नेगेटिव इज इक्वल टू क्या था, -14। इस माइनस को हटाते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H पॉजिटिव, इस प्लस का भी क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस लॉग H पॉजिटिव क्या होता है, PH, और माइनस लॉग OH नेगेटिव क्या होता है, POH। अभी तो पता है, इज इक्वल टू क्या आ गया, 14। क्या आ गया, इज इक्वल टू 14। इसका मतलब ये हुआ PH प्लस POH हमारा किसके इक्वल हो गया, 14 के। यहीं से तो सारी बातें आती है हमारी। ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं, नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट हमारा पीएच स्केल आ जाता है आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस के अंदर। पीएच जैसा कि मैंने बताया एट 298 केल्विन पर जो पीएच स्केल होता है वो 0 to 14 का वेरिएशन उसके अंदर होता है। 0 to 7 हम बोल देते हैं, मैं लिख देता हूं इस तरीके से 0, 7 और 14। 0 to 7 हम बोल देते हैं एसिडिक, जो भी इस पीएच रेंज में आएगा वो उसका एसिडिक नेचर होगा, और 7 to 14 हम बेसिक बोल देते हैं, और 7 पर हम न्यूट्रल कह देंगे। क्या कह देंगे, न्यूट्रल। ध्यान रखना जैसे टेम्परेचर के साथ ये 10⁻⁻14 मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू चेंज होती है, उसी तरीके से पीएच स्केल 13 पे भी रुक सकता है और उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 6.5 आ जाएगा, 15 पे भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर वेरी करने से ये पीएच स्केल की वैल्यू भी चेंज होती है, पर जनरली हम जो पढ़ते हैं वो 298 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर पढ़ते हैं, जिसको हम 25 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। देखो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से 2019 में, और AIPMT में भी आया हुआ। हाइड्रोनियम आयन मतलब पीएच क्या है, पीएच मतलब पी मतलब पुषांश, पुषांश मतलब शक्ति एक तरीके से, पावर, जो क्या मेजर करता है, हाइड्रोजन, H4 हाइड्रोजन, H पॉजिटिव आयन की पावर को मेजर करता है कि उसके अंदर कितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस हैं। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस उतना ज्यादा वो क्या होगा, बताइए। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन, जितने H पॉजिटिव ना बोल के हाइड्रोनियम भी बोल सकते हो। हाइड्रोनियम क्या होता है, H3O पॉजिटिव, क्योंकि मैंने कहा वाटर में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, किसकी, H3O पॉजिटिव। तो जितने ज्यादा H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी is more conveniently expressed on a logarithm scale known as pH scale। तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन या जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा pH उसका जो होगा एसिडिक की तरफ होगा। वेरी गुड एवरीवन। और जितने कम होंगे उतना pH उसका बेसिक की तरफ होगा। तो pH का जो फॉर्मूला है डिफाइन किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन भी आप बना सकते हो। इट इज मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड इन एज ए लॉगरिथम term pH is equal to negative logarithm of concentration of H positive। तो आप क्या कहेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH is equal to pH लेस देन 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH क्या होता है, लेस देन 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH इक्वल टू 7। देखो 2014 में क्वेश्चन आया हुआ AIPMT से, तो क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था? इट्स इजी और हार्ड। Everyone can say with confidence that this one is a easy question। Why this one is a easy question? Because आप सभी जानते हैं कि जो न्यूट्रल पे है, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर बात करूं या मैं लोअर ग्रेड्स में अगर जाऊं, तो वहां पर तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि 0 to 14 लाई करता है pH, और 7 से कम है तो एसिडिक, और 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और 7 पर न्यूट्रल। PKW का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स, वीक एसिड्स आप कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया HCl, आपने ले लिया HBr, आपने ले लिया HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने ले लिया CH3। मैं वीक एसिड की बात कर रहा हूँ, एसिड की नहीं, ध्यान देना इन बातों पे। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि हम आयनिक लाइक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो हमें वीक एसिड्स में ज्यादा खेलना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स हम देखते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड। मान लीजिए HX कोई वीक एसिड है, H2O वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बना, हाइड्रोनियम आयन प्लस X नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन प्लस X नेगेटिव। तो इसने H पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिड तो है। अच्छा अगर मैं मान लूं
इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है HX की, जैसे लिखी हुई है इक्वेशन HX प्लस H2O, इक्विलिब्रियम पर आपको क्या दे रहा है H3O पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। मैं कह रहा हूँ इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, बाकी सब जीरो, वाटर ले लिखा है। मान लीजिए इसकी C अल्फा कम हुई एट इक्विलिब्रियम पर, तो ये कितना बनेगा हाइड्रोनियम C अल्फा और X नेगेटिव भी C अल्फा। हमने इसका Ka लिखा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कैसे लिखेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कौन कौन है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और X नेगेटिव, मतलब जो इसका भाई X ने क्या यूज किया है H पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ एसिड, और बना क्या हमारा X नेगेटिव, जिसे क्या बोलेंगे इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो Ka हमारा क्या हो गया, Ka हमारा हो गया C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि C अल्फा इसका C अल्फा स्क्वायर, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन जो कि है C अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव आयन जो कि हमारा C अल्फा। C अल्फा इंटू C अल्फा मतलब C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, जिसको कॉमन लेके C हम बना देंगे C 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कई क्वेश्चंस में हमें अल्फा को नेग्लेक्ट करना होता है, मतलब वहां पर हम कहेंगे कि जो डिसोसिएशन है वो बहुत कम हो रहा है, तो 1 बाय अल्फा को नियरली हम ले लेते हैं 1। तो यहां से क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ है, बताओ ये कोई क्वेश्चन है, सिंपल एकदम। तो ये सारे फॉर्मुलेज हमें लर्न रखने हैं, ठीक है। Ka इज नथिंग दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, कौन सा एसिड HX। गिवन टेम्परेचर की अगर बात करूं T, तो Ka क्या है भाई, आप ये बताओ Ka जो है वो हम कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब H3O पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई बाय X नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय, वाटर नहीं लेंगे तो HX ले लेते हैं, चलिए वाटर भी लिख देता हूँ। वैसे वाटर तो यहाँ पर है ही प्रेजेंट, तो वाटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो Ka एक तरीके से H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्टली है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा Ka होगा, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी H3O पॉजिटिव आयन की, उतना ज्यादा Ka होगा, इसका मतलब उतना अच्छा डिसोसिएशन हुआ। तो Ka हमें ये बता देगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड HX, जितना ज्यादा Ka उतना ज्यादा टूटा है वो कौन, जो मॉलिक्यूल हम ब्रेक कर रहे हैं, जो एसिड हम लेके चल रहे हैं, और जितना ज्यादा वो टूटा है इसका मतलब उतनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आई है। जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी या H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, उतना ही वो एसिड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो ज्यादा डिसोशिएट हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा आयनाइज हो रहा है। लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर द एसिड, सीधा बोलेंगे लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर द एसिड एंड वाइस वर्सा। Ka जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये इक्वेशन जो मैंने लिखी थी पहले, दैट द स्टैंडर्ड स्टेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इज 1 मोल, आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। pKa जो हो जाएगा, Ka अगर हमारे पास आ गया तो Pk क्या होता है माइनस लॉग ऑफ K, जैसे pH होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, जैसे POH होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, जैसे PKB होगा माइनस लॉग ऑफ KB। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन ऑफ वीक बेसिस। अब वीक बेसिस की बात कर लेते हैं। अभी वीक एसिड्स देखा, वीक बेसिस लाइक NH4OH। सबसे पहले आप इसके समझिए, मान लीजिए कोई मेटल का बेस लिया MOH एक्वस गिव्स M पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, तो इसका KB कैसे लिखेंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने Ka लिखा है, C अल्फा इंटू C अल्फा, तो हो जाएगा C अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, जो क्या है C 1 माइनस अल्फा, मतलब क्या बची थी C में से C अल्फा कम हुआ था, तो क्या बच गया C 1 माइनस, C कॉमन ले लिया तो क्या बच गया C 1 माइनस अल्फा, तो C से C आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा C अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, सॉरी। तो PK भी यहां से क्या आ जाता है माइनस लॉग ऑफ KB, जैसे KB Ka का हमने निकाला माइनस लॉग ऑफ KB। सारे फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन, इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेज, फॉर्मुले नोट डाउन करते रहिए। कि KB क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ KB, Ka होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, PH हो जाता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, POH हो जाता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, PKW इक्वल टू होता है 10 PKW इक्वल टू 14
और KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14, PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH किसके इक्वल रहता है, इज इक्वल टू 14। रिलेशन बिटवीन KA और KB, KA पता लग गया, KB पता लग गया, क्या रिलेशन आएगी, रिलेशन ये है कि KW इज इक्वल टू KA इंटू KB, PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14 एट 298 केल्विन। ध्यान रखना है किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, एट 298 केल्विन। KA इंटू KW होता है KW के इक्वल KA इंटू KB, तो PKA प्लस PKB इज इक्वल टू हो जाएगा PKW के इक्वल। अब आते हैं नेक्स्ट, डाई एंड पॉली बेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पॉली एसिडिक बेसिस। देखो ध्यान रखना, बेसिस की होती है हमेशा एसिडिटी और एसिड की होती है हमेशा बेसिसिटी। अब डाई एंड पॉली सिंपल एकदम, जो 2 या 2 से ज्यादा H पॉजिटिव प्रोवाइड करें उसका मतलब वो पॉली बेसिक एसिड में आ रहा है। जैसे HCl कितने H पॉजिटिव देगा, एक, तो ये मोनो बेसिक एसिड हो गया, इसकी बेसिसिटी हो गई 1। जैसे H2SO4 कितने देगा, 2, तो ये डाई बेसिक एसिड हो गया, इसकी एसिडिटी हो गई 2, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 2। जैसे H3PO4 हो गया, इसका हम H3PO2 PO3 और PO4, यहां से स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, H3PO2 PO3 और PO4। H3PO4 इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, P डबल बॉन्ड OH OH और OH। यहाँ पे जो OH बॉन्ड है वो आयनाइजेबल है, मतलब कितने H पॉजिटिव देगा, 3, तो ये कैसा हो गया, ट्राई बेसिक एसिड, या इसे आप पॉली बेसिक एसिड भी कह सकते हैं। उसी तरीके से बेसिस की क्या होती है, एसिडिटी। बेसिस के लिए अगर एसिडिटी होगी तो आप कैसे बताएंगे, जैसे सॉरी, तो बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस जो भी रिलीज हो रहे हैं, और एसिडिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन जो भी रिलीज हो रहे हैं। तो एसिडिटी कैसे बताएंगे, मान लीजिए आपने NaOH की एसिडिटी बताई, तो वाटर में जाने के बाद ये एक OH नेगेटिव देगा। मान लीजिए CaOH होल ट्वाइस की एसिडिटी बताने लगे, तो वाटर में जाने के बाद ये 2H पॉजिटिव देगा। तो इस तरीके से आप मोनो एसिडिक बेस या डाई एसिडिक बेस या पॉली एसिडिक बेस आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए AlOH होल थ्राइस आ गया, तो ये कितने OH नेगेटिव देगा, 3 दे रहा है, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी कितनी हुई, 3, और एसिडिटी 3 है, तो इसको हम किस में काउंट कर लेंगे, ट्राई एसिडिक बेस में, या फिर आप इसे बोल सकते हो पॉली एसिडिक बेस। सम ऑफ द एसिड्स लाइक ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आपने सुना होगा, जिसे हम बोल देंगे इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, COOH COOH 1,2, इथ प्लस एन प्लस 1,2 डाइओइक एसिड, उसे हम बोल देते हैं इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इसे हम बोल देते हैं ऑक्जेलिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड, इनके पास क्या है, एक से ज्यादा आयनाइजेबल प्रोटॉन प्रेजेंट है, पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो इन टाइप के एसिड्स को, या अगर मैं बेसिस का एग्जांपल लेता तो उनको हम क्या बोल देते हैं, बेस की टर्म में, बट इन टाइप के एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, पॉली बेसिक या फिर पॉलीप्रोटिक, मतलब एक से ज्यादा H पॉजिटिव, पॉलीप्रोटिक, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, तो एक से ज्यादा अगर इसके पास H पॉजिटिव प्रेजेंट है तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स में कंसीडर करते हैं, जिनका दूसरा नाम पॉली बेसिक एसिड हो जाएगा। और एसिड्स की होती है हमेशा बेसिसिटी और बेस की होती है हमेशा एसिडिटी, ध्यान रखना है। हायर ऑर्डर आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka2 या Ka3 वो स्मॉलर रहेंगे देन द लोअर ऑर्डर आयनाइजेशन कांस्टेंट से ऑफ ए पॉलीप्रोटिक एसिड्स, इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, स्मॉलर रहेगी। फैक्टर्स जो एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, एक्सटेंस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पर और बॉन्ड की पोलरिटी पर। अब देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, बॉन्ड की जो लेंथ है वो बढ़ रही है, इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, जितनी कम स्ट्रेंथ उतनी जल्दी H पॉजिटिव देगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक साइज भी इंक्रीज कर रहा है और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो HI इज द मोस्ट बेसिक और HF इज द लीस्ट बेसिक अमंग दीज गिवन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर इंक्रीज करेगी तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब बॉन्ड की पोलरिटी इंक्रीज होगी। अब कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है,
तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो HF बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, और जितनी ज्यादा पोलरिटी उतनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव रिलीज कर देगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखो 2 पॉइंट, साइज इंक्रीज कर रहा है तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की इंक्रीज होगी तो। अब आता है कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कुछ भी नहीं है, ली चैटले प्रिंसिपल आप सबने पढ़ा है, वहीं से समझ जाएंगे कॉमन आयन। कहना चाह रहा है कॉमन आयन अगर मैं ला दूं तो क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कॉमन आयन इफेक्ट कहता है इट कैन बी डिफाइंड एज ए शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन एडिंग ए सब्सटेंस जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, मोर ऑफ एन आयनिक स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। मान लीजिए मैं कह रहा हूं HX कोई वीक एसिड है, आयनाइज हुआ H पॉजिटिव और X नेगेटिव में, मैंने क्या किया, X नेगेटिव इसको और प्रोवाइड कर दिया, अगर ऐड कर दिया तो क्या होगा, इसकी जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ऐड करने से वो चाहेगा कम होंगे, और कम कैसे होंगे, जब ये बैकवर्ड जाएगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें जो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करनी है, वो ध्यान रखनी है। हाइड्रोलिसिस आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट्स एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन। यहाँ से जो भी फॉर्मुलेज आए वो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। जो सॉल्ट फॉर्म होते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस के इन डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड अंडरगो आयनाइजेशन इन वाटर, वहां से आते हैं आपकी, उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, और वहां से आता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। तो प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड कटायन एनायंस, सॉल्ट से क्या बनेगा, कटायंस और एनायंस। मान लीजिए अपन NaCl लिया तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सॉरी, और बोथ ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, कटायन एनायन या दोनों बने उस टाइप की सॉल्ट को हम हाइड्रोलिसिस, उस टाइप की प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। पीएच डिपेंड करेगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स अफेक्टेड बाय दिस इंटरेक्शन, कि वहां पर कौन से आयंस ज्यादा हैं, वहां पर एसिडिक आयंस ज्यादा है या बेसिक आयंस ज्यादा है, तो एसिडिक पीएच होगा या बेसिक पीएच होगा एटसेट्रा। कंसीडर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट्स। पहला टाइप कंसीडर करते हैं सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, जैसे CH3COOH एसिडिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो इसका सॉल्ट बन गया सोडियम एसिटेट। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस NH4OH, तो क्या बन गया HCl प्लस NH4OH NH4Cl। अगर हम वीक एसिड ले लिया CH3COOH, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल सॉल्ट बना गए ना, बात जो आती है इन 3 केस की आती है। अगर वीक ही ले लें दोनों को, CH3COOH एसिड हो गया और NH4OH बेस हो गया, तो बना जाएगा अमोनियम एसिटेट CH3COONH4। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड पीएच ऑफ सच सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय देयर पीके वैल्यूज, pKa हो या pKb हो। अब फॉर्मूला याद रखिए, यहां से 2021 में क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा कवर। pKa एसिड के लिए होगा और pKb बेस के लिए होगा। तो pH का फॉर्मूला होता है pH इजकल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये अपने एक डेरिवेशन होती है फॉर्मुलेस की, हम डेरिवेशन कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, pH इजकल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। pH ऑफ द सॉल्यूशन अगर ग्रेटर देन 7 है एंड इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव इट विल बी लेस देन 7। pH जो सॉल्यूशन का रहेगा वो ग्रेटर देन 7 रहेगा अगर ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव है, मतलब pKa बड़ा है pKb से, तो इसका मतलब pH जो है वो ग्रेटर देन 7 रहेगा। इस चीज को आप वैसे भी रिलेट कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल। ये देख लो लास्ट स्लाइड एक बार, आई हो आपने लास्ट स्लाइड समझ ली होगी। अब मैं मूव करूंगा नेक्स्ट पर। जो pH है वो आप कैसे समझ सकते हो, pH आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर हमारा pH ग्रेटर देन 7 है, देखो pKa अगर pKb से बड़ा है, ठीक है, pKa हमारा अगर pKb से बड़ा है, तो ध्यान दीजिए इसका मतलब ये हुआ pKa का क्या होता है, pKa क्या होता है मैं बता देता हूं, pKa होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। अगर pKa बड़ा है तो इसका मतलब Ka छोटा हुआ,
अगर Ka छोटा है तो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, मतलब कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की कम है, कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की कम है तो pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7, बेसिक की तरफ, सिंपल। अगर ये डिफरेंस नेगेटिव हुआ मतलब pKa छोटा हुआ pKb से, pKa छोटा हुआ pKb, तो आप पूरी प्रोसेस लगाएंगे और क्या कहेंगे कि जो हमारा pH है इट विल बी लेस देन 7, मतलब एसिडिक टाइप का हो जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ 2021 में, हम 2021 वाला क्वेश्चन कवर करेंगे अपने PYQs के टाइम पे। अभी आप एक बार थ्योरी को ध्यान से समझ लीजिए और इन फॉर्मुलेज को नोट डाउन कर लीजिए। एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा जिससे मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, राइट। तो क्वेश्चन जो भी हम कवर करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूले से होंगे सारे। नेक्स्ट आ जाता है बफर सॉल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही सिंपल बात है ये भी। बफर, कई बार हम बातों में बोल देते हैं कि बफर सिस्टम चल रहा है। बफर सिस्टम मतलब जहां पर बहुत ज्यादा कोई चेंजेस ना हो। तो मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, जो सॉल्यूशन क्या कर रहा है, विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और विद द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली। एक बफर सॉल्यूशन में अगर थोड़ा बहुत आप एसिड ऐड करते हो या थोड़ा बहुत आप बेस ऐड करते हो तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो उस चेंज को रेजिस्ट करता है और पीएच में चेंज नहीं लाता है। AIPMT 2015 में यहां से क्वेश्चन आया हुआ। डिजाइनिंग बफर सॉल्यूशन कैसे बनाए, देखो फॉर्मूला समझिए। बफर सॉल्यूशन तो बन सकते हैं जैसे मान लीजिए आपने वीक एसिड ले लिया प्लस सॉल्ट ले लिया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, सॉल्ट इसी वीक एसिड का। इस टाइप से आपके एसिडिक बफर, बेसिक बफर बन सकते हैं। बट हमारा जो पॉइंट है, नीट 2022 में जो क्वेश्चन आया है वो आया है यहाँ से, इस फॉर्मूले से। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में और एसिड नीचे Ha। तो ऊपर कौन, इसी का कॉन्जुगेट बेस। Ha एक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस है A नेगेटिव, ठीक है। वो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आप देख सकते हैं। न्यूमिनेटर में कौन है आपका कॉन्जुगेट बेस A नेगेटिव और डिनोमिनेटर में नीचे कौन चला गया, एसिड Ha। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। pH is equal to pK plus log salt upon acid. pH is equal to pKa log salt upon acid. Everyone note down these formulas. हम क्वेश्चन कवर करेंगे यहां से। और POH की बात करें तो pKa की जगह pK भी हो गया, log as it is रहा। सॉल्ट की जगह हम क्या कर देंगे, आप यहां समझ लीजिए, pH is equal to pK plus log कॉन्जुगेट बेस मतलब A नेगेटिव अपॉन एसिड, अगर HA एसिड है इनकी कॉन्सेंट्रेशन। तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड, जो कि होगा हमारा क्या, बेस ने H पॉजिटिव लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे BH पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस मतलब B। AIPMT 2011 में यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब हम कुछ टाइम में, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से देखो बार बार क्वेश्चन आया 2020 में, 2019 में, 2017 में, बार बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर में अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे हमारे PYQs, और ध्यान से समझिए इन टॉपिक्स को। एक सॉल्ट, आप क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्ट है, क्या है, एक सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड है ये। अ सॉलिड सॉल्ट ऑफ द जनरल फॉर्मूला MXP पॉजिटिव XYQ नेगेटिव, ऐसा कोई है जिसकी मोलर सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं S इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। अगर कोई सॉल्ट है, सॉलिड सॉल्ट MXXY, वो कैसे ब्रेक डाउन होगा, XMP पॉजिटिव प्लस YXQ नेगेटिव, जो P पॉजिटिव और Q नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl ले लिया, यहाँ पर Na होता है पॉजिटिव और Cl होता है नेगेटिव, मतलब यहाँ से P की वैल्यू, स्मॉल p की वैल्यू तो 1 पता लग गई और स्मॉल q की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। और जो x है वो भी कितना है आपका 1 और जो y है वो भी कितना है आपका 1। पुट करते हैं वैल्यूज, XM पॉजिटिव मतलब 1, M क्या है आपका Na, P पॉजिटिव कितना 1 पॉजिटिव, जिसको सिंपल लिखेंगे इस तरीके से, आप 1 भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस y कितना 1 नहीं लिख रहे हैं, XQ नेगेटिव, x क्या आपका Cl,
Q नेगेटिव मतलब 1 नेगेटिव, मतलब ये हुआ। ऐसे आप किसी भी सॉल्ट को ब्रेक डाउन करके देखेंगे। फिर क्या होगा यहाँ पर x इंटू पी पॉजिटिव इज इक्वल टू किसका है, y इंटू क्यू नेगेटिव, जो मैंने आपको बताया। मान लीजिए आपने H2SO4 लिखा और आप उसे ब्रेक, ये सॉलिड सॉल्ट नहीं है पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो 2 इंटू प्लस कितना आया 2, प्लस y मतलब 1 इंटू 2 कितना आया 2। तो 2 और 2 दोनों किसके इक्वल आ गए, एक दूसरे के। इसका मतलब x इंटू पी पॉजिटिव जितना पॉजिटिव है is equal to y into q negative, and its solubility product constant is given by, कुछ इस तरीके से Ksp is equal to, कैसे लिखेंगे हम, mp पॉजिटिव की पावर x और xq नेगेटिव की पावर y। समझिए ध्यान से, अगर मैंने क्या लिखा mx और xy इक्विलिब्रियम पर मुझे क्या दे रहा है xmp प्लस प्लस y xq नेगेटिव। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एक्स एस है तो इसकी कितनी हो जाएगी एक्स एस और इसकी कितनी हो जाएगी वाई एस। ठीक है, और इनकी पावर्स आएंगी इनके इक्विलिब्रियम और इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इक्विलिब्रियम पर जो इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप देख सकते हो वो। तो के एस पी किसके इक्वल हो गया, आयन एम पी पॉजिटिव की पावर एक्स और एक्स क्यू नेगेटिव की पावर वाई। तो एम पी पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी कितनी एक्स एस और एक्स क्यू नेगेटिव की कितनी वाई एस, इनकी पावर एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली। अब x की पावर x और y की पावर y ये बाहर निकाल लिए, s की पावर x और s की पावर y बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, s की पावर x प्लस वाई। s की पावर x प्लस वाई कई बार सॉल्युबिलिटी निकालनी होती है तो वो इक्वल टू किसके हो जाएगा KSP डिवाइडेड बाय x की पावर x डॉट y की पावर y। s क्या हो जाएगा KSP डिवाइडेड बाय x की पावर x डॉट y की पावर y की पावर 1 बाय x प्लस वाई। अब समझिए एग्जाम्पल से, मान लीजिए आपने AB2 टाइप का सॉल्ट ले लिया तो कैसे टूटेगा, इक्विलिब्रियम पर ही ले लेते हैं। 2A पॉजिटिव प्लस B2 नेगेटिव ऐसे टूटेगा। AB2 टाइप का सॉल्ट जैसे मान लीजिए CaCl2 तो कैसे टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव, ये लिखूंगा A2 पॉजिटिव, राइट। A के पास जाएगा ये A2 पॉजिटिव, आप देख सकते हो ना, A के पास कौन आएगा 2 पॉजिटिव और 2B नेगेटिव। ठीक है, A2 पॉजिटिव एंड 2B नेगेटिव। जैसे CaCl2 कैसे टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। इक्विलिब्रियम पर ही ले लेते हैं। सॉल्युबिलिटी वही S, इसकी S हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी 2S। KSP क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स कर दीजिए। S की पावर है कुछ, बिल्कुल है 1, 2S की पावर है कुछ, बिल्कुल है कितनी 2। तो S इंटू 2S का स्क्वायर, 2 2 जो 4S स्क्वायर, कितना आ गया 4S क्यूब। तो KSP AB2 टाइप के सॉल्ट के लिए क्या आ गया 4S क्यूब। AB3 टाइप के सॉल्ट के लिए भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, बट अब आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। KSP आया क्या है, KSP आया है x की पावर x, y की पावर y डॉट x की पावर x प्लस वाई। आपको सिर्फ x और y की वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू। x कितना है 1 और y कितना है 2, AB2 है ना। x की वैल्यू 1 रखिए, 1 की पावर 1 मतलब 1 डॉट, y की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 मतलब 4 डॉट, s की पावर 1 प्लस 2 मतलब 3, तो कितना आ गया 4s3। फॉर्मूला वही है, बातें कैसे ही सॉल्व कर लो। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट, नीट 2022 में यहां से क्वेश्चन आया। देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या आया है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, हम नीट पे कुछ डिस्कस करेंगे तब। बट कॉमन आयन इफेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ नीट 2022 में ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट्स। देखिए अगर हम क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते किसी एक आयन की तो क्या होगा, इट शुड कंबाइन विद द आयन ऑफ इट्स अपोजिट चार्ज।
जिससे क्या होगा, सम ऑफ द सॉल्ट विल बी प्रेसिपिटेटेड। कब तक? जब तक KSP QSP के इक्वल ना हो जाए। वही तो होना चाहिए भाई। मान लीजिए लेफ्ट में कोई अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और राइट में कोई आयंस है, एक कटायन और एक अनायन है। मैंने मान लीजिए अनायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, तो जो अनायन है वो किसके साथ कंबाइन होने की कोशिश करेगा? अब कटायन के साथ। जिस वजह से क्या होगा, इट शुड कंबाइन विद द आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज और कुछ सॉल्ट प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक? जब तक KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट QSP जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर लिखा जाता है, ये लिखा जाता है एट इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रखना, ये एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली अगर हम क्या करें, किसी एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करें, तो मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द आयंस। हमें करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट जब तक कि KSP QSP के इक्वल ना हो जाए। अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं किसका, सोडियम क्लोराइड का, और HCl गैस पास करते हैं थ्रू इट, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के अंदर दो आयंस हैं, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। तो देन सोडियम क्लोराइड, हम Cl नेगेटिव बढ़ा रहे हैं, कॉमन आयन मिल गया। जो सोडियम क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, जो अवेलेबल है कहां से, फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ HCl। तो सोडियम क्लोराइड जो ऑब्टेन होगा वो वेरी हाई प्योरिटी का होगा उस टाइम। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे हमारे नीट का PYQs विद इन 1 और 2 मिनट्स। यस एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नीट के PYQs को डिस्कस करना। क्वेश्चन है हमारा नीट 2024 में 2024 लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। रिलेशनशिप आदि याद रखनी चाहिए जो भी हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में कवर करी है, ठीक है। रिलेशनशिप वो आपको याद रखनी है। स्टार्ट करें अभी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 की कॉन्सेंट्रेशन दे दी 3.0 इंटू 10⁻³ मोलर, O2 की कॉन्सेंट्रेशन दे दी 4.2 इंटू 10⁻³ मोलर, और NO की कॉन्सेंट्रेशन दे दी 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर। रिएक्शन दे दी 2NO गैस प्लस इक्विलिब्रियम पर N2 गैस प्लस O2 गैस। 2024 में क्वेश्चन आया, ध्यान से अटेम्प्ट करिए और आंसर्स का रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में। What should be the right answer? ऑप्शन A, B, C, D। क्या पूछा गया? If 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO गैस इज टेकन, हम कितनी कॉन्सेंट्रेशन ले रही है इसकी? 0.1 मोल पर लीटर इन ए क्लोज्ड वेसल, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम? तो आपको फॉर्मूला पता ही है Ka का, राइट? आपको इक्विलिब्रियम लाइक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना आता ही है। जैसे हम Ka का फॉर्मूला लिखते हैं C⁴/1 - अल्फा, उसी तरीके से यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर आप सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए 0.00889, ऑप्शन बी 0.0889, ऑप्शन सी 0.8889 और ऑप्शन डी 0.717। अब ऐसा नहीं सोचना है कि ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है, नहीं। और ये देखो कुछ मिक्सचर्स आई है, सिर्फ डेसिमल का फर्क है, तो कैलकुलेशन बड़ी ध्यान से करनी है। NO जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है कैसे, N2 गैस प्लस O2 गैस में। कितना NO? 2NO। देखिए चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। आई होप आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे होंगे। तो देखिए करेक्ट आंसर आता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जो आपको ऑड सा लग रहा था वही आंसर है। कैसे आया देखिए, इसका KC लिखेंगे क्योंकि आपको सबकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। हमने इसका KC लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन कॉन्सेंट्रेशंस, तो सबकी कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी है इक्विलिब्रियम पर। कितनी? N2 की दे रखी है। तो इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, N2 की पावर 1 O2 की पावर 1, क्योंकि इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 1 है, और NO की पावर 2 आ गया। हमने वैल्यूज पुट करी सबकी कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 है 3.0 इंटू 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 है 4.2 इंटू 10⁻³ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO है
2.8 इंटू 10⁻³ इसकी पावर 2 आ जाएगी। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1.607। हमें क्या निकालना है? अगर हम 0.1 मोल पर लीटर NO लेते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ आप सभी जानते हैं एक रिलेशन कि 2NO इक्विलिब्रियम N2 प्लस O2। इनिशियली अगर मैं कहूँ 0.1 है तो ये 0 ये 0। एट इक्विलिब्रियम पर मैं क्या कहूँगा, इसमें से मान लीजिए 0.1 अल्फा कम हुआ, जैसे C माइनस सी अल्फा होता है ना, उसी तरीके से तो ये बनेगा C अल्फा। मतलब 0.1 अल्फा का मतलब क्या हो गया, 0.05 अल्फा ये बना और 0.05 अल्फा ये बना, क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो दो मॉलिक्यूल के लिए 0.1 अल्फा कम हो रहा था, एक के लिए 0.05 अल्फा। केसी में पुट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम 0.05 अल्फा मल्टीप्लाई बाय O2 की भी कितनी रहेगी, 0.05 अल्फा। तो दोनों को होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो मैंने आपको बताया, यहाँ 0.1 आएगा, 0.1 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो 0.0 देखो वही होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ 0.1 क्यों नहीं आएगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 0.1 इंटू 0.1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, मतलब 0.01। मैं बताता हूँ आपको कैसे। हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C 1 माइनस अल्फा। तो C से C कैंसिल हो जाता है, बट मैंने यहाँ पे कैंसिल नहीं किया हुआ है। इसका मतलब मैंने ऊपर और नीचे जो फॉर्मूला है उसमें C से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, C 1 माइनस अल्फा। तो C हमारा क्या है, C अल्फा स्क्वायर। देखो ऊपर तो हो गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, मतलब C अल्फा का स्क्वायर, और C अल्फा क्या है 0.05। तो 0.05 अल्फा का हो गया स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा C, और C क्या है आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1। तो यहाँ पर 0.1 ही आएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि 0.1 आएगा या 0.01 आएगा। और इनटू में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इनटू में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। यहां पर क्या हो रखा है, केसी जो है हमारा, हमने फॉर्मूला लगाया C अल्फा इंटू सी अल्फा, वो हो गया आपका ये, और नीचे आ जाता है C माइनस सी अल्फा। तो क्या बचा, C अल्फा का होल स्क्वायर। C कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस अल्फा। क्या बचा 1 माइनस अल्फा। ध्यान देना बात पे, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इसको, ये तो हो गया C अल्फा को उसके नीचे बचना चाहिए C 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। फिर हमारा C से C क्या हो जाता है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। KC हमें पता है, C अल्फा हमें पता है, हम इसको फॉलो ना करते हुए हम क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, हम करेंगे C अल्फा और C अल्फा को मल्टीप्लाई, मतलब 0.05 अल्फा। तो 0.05 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या बचेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। भाई फॉर्मूला तो यही है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन C से C कैंसिल हो गया 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा ये बच गया, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा करके ये सॉल्व करेंगे इसको पूरी तरीके से, और करेक्ट आंसर अल्फा आ जाएगा 0.717। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और जो मैंने बताया आप उस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि हमें फॉर्मूला बताया KC इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है एवरीवन। यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं इनका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst the given option which of the following molecules or ions act as a Lewis acid। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में, और ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा हुआ है। NH3H2O BF3OH नेगेटिव, N पर एक लोन पेयर है, H2O के ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। BF3 एक तरीके से डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन, और OH नेगेटिव पे नेगेटिव दिख रहा है। तो कौन सा मॉलिक्यूल और आयन लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा,
क्विकली रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में सभी। लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? सिर्फ इसमें एक ही है। नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन डी के पास तो नेगेटिव चार्ज है, डोनेट भी करेगा। ये तो नहीं होगा। ए भी डोनेट करेगा, बी भी डोनेट करेगा, सी एक्सेप्ट करेगा, BF3 मैंने एग्जांपल भी दिए थे, AlCl3 इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो ये क्या करेगा? लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। करेक्ट। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। डेफिनेटली ऑप्शन सी, BF3। क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? जो क्या एक्सेप्ट करते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं या उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे जो हमें बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं, NH3, OH नेगेटिव, H2O, ये हमारे किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? लुईस बेस की तरह। और BF3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है? लुईस एसिड की तरह। BF3 किसकी तरह एक्ट करेगा? लुईस एसिड, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे। वेरी गुड आंसर इन द चैट बॉक्स, गुड जॉब। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे किस चीज के? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मतलब लुईस एसिड्स के, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेसिस के भी। तो वो सारी चीजें ना ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ। पीएच पूछा हुआ है। किसका पीएच पूछा हुआ? 50 ml ईच ऑफ 0.10 मोलर सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट मतलब CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। तो इन दोनों की तो हमें दे रखा है एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH। आप देख सकते हैं ये सॉल्ट है इसी वीक एसिड का, है ना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। और हमारा जो वीक एसिड है वो क्या है? एसिटिक एसिड। आपको दोनों की वॉल्यूम दे दी 50 ml, इसकी भी कितनी? 50 ml। आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दी 0.10 मोलर, आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दी 0.01 मोलर। पीके दे दिया एसिटिक एसिड का 4.57। पीएच पूछा हुआ है सॉल्यूशन का। फॉर्मूला आपको बताइए, फॉर्मूला अप्लाई करिए पीके की टर्म्स में और आंसर बताइए क्विकली एवरीवन। पीके की टर्म में फॉर्मूला अप्लाई करिए, पीके की टर्म में फॉर्मूला अप्लाई करिए, वैल्यूज पुट करिए, सीधा आंसर आएगा। तो चलिए देख लेते करेक्ट आंसर क्या आएगा सॉल्यूशन पे। ऑप्शन डी। अच्छा, ये एसिडिक बफर है क्योंकि आप देख सकते हैं यहां भी एसिड और यहां भी एसिड, तो इस टाइप के बफर को हम क्या कहते हैं? एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर के लिए पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना है। मैंने कहा था क्वेश्चन फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इन फॉर्मूले को ध्यान रखना है, फॉर्मूले इज इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कैसे आया? पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0.10 और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.01। बस वैल्यूज पुट करनी है। पीके आपको दे ही रखा था, एसिटिक एसिड का कितना? 4.57 प्लस लॉग 0.1 क्या आ गया? आपकी सोडियम एसिटेट मतलब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, और 0.01 क्या है? एसिटिक एसिड मतलब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.01। तो क्या हो जाएगा? पीएच इज इक्वल टू 4.57 प्लस लॉग, डेसिमल हटाया तो 10 आएगा, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। लॉग 10 1 है तो कितना हो गया? 4.57 प्लस 1 5.57। करेक्ट आंसर क्या आया? ऑप्शन डी। समझ में आ गया होगा सभी को? क्लियर? देखो सारी रिलेशनशिप्स हमें याद रखनी, जैसे अभी हमने लास्ट से लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें केसी था, तो वो रिलेशनशिप्स हमें याद रखनी। केसी क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हम इससे और क्या बना सकते हैं? सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। और क्या कर सकते हो आप? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को सी अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हो अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। और क्या कर सकते हो? 1 माइनस अल्फा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो आप इन फॉर्मूलेज को मॉडिफाई कर सकते हो एज पर द क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
2021 में आया हुआ है। क्विकली सभी सॉल्व करिए, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैं एक बार हिंट दे देता हूं आपको। पीकेबी ऑफ डाइमिथाइलअमीन, एक बेस है जिसका पीकेबी आपको दे दिया, पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड, तो बेस का पीकेबी दे दिया और एसिड का आपको पीकेए दे दिया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब दोनों ही वीक हैं, ये वीक बेस है और ये वीक एसिड है। पूछा क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट, इनसे सॉल्ट बना, तो सॉल्ट के लिए पीएच पूछा हुआ कैसा बनेगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीकेए माइनस पीकेबी, मैंने बताया था पीकेए माइनस पीकेबी। अब मैंने ये भी बताया था, आप एक चीज देखिए, अगर ये पीकेए बड़ा हो गया पीकेबी से, पीकेए बड़ा हो गया पीकेबी से, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 7 आएगी। अब ग्रेटर देन 7 इसमें दो वैल्यू है और दो वैल्यू लेस देन 7 है। पर देख लीजिए पहले पीकेबी क्या है, पीकेबी है 3.27 और पीकेए क्या है 4.77। इसका मतलब पीकेए बड़ा है पीकेबी से, तो वैल्यू ग्रेटर देन 7 आनी चाहिए। तो दो ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट, बी और डी बच गया, या तो 8.50 या 7.75। अब सॉल्व करना है सिर्फ। कई बार क्वेश्चन में दो नहीं तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करा देते हैं, तो एलिमिनेशन टेक्निक पहले यूज करनी है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली हो जाएगा ग्रेटर देन 7 वाला, ऑप्शन डी 7.75, क्योंकि पीकेए बड़ा है। कंडीशंस में आपको बता चुका हूं, पीकेए बड़ा है पीकेबी से। तो जो हमारा डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट है, डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट एक सॉल्ट है किसका, वीक एसिड और वीक बेस का, जिसका पीएच हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीकेए माइनस पीकेबी। अब क्योंकि पीकेए की वैल्यू आपको गिवन है कितना 3, पीके गिवन है 4.77 और पीके बी गिवन है 3.27, मतलब जो डिफरेंस आएगा ये पॉजिटिव आएगा। सॉल्व करते हैं, 7 प्लस हाफ पीके की वैल्यू पुट कर दी 4.77, पीके बी की वैल्यू पुट कर दी 3.27, तो पीएच सॉल्व करने पे कितना आ जाता है 7.75। डेफिनेटली किससे ज्यादा होना चाहिए, देखो 4.77 माइनस किया 3.27 कितना आया 1.50 और डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 0.75 और 7 में ऐड कर दिया तो कितना आ गया 7.75। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी। ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस। आपको AB2 टाइप का सॉल्ट दे दिया, ठीक है, एक बेस है मतलब ये AB2 टाइप का है, पर इन ए 0.1 मोलर NaOH, ये भी एक बेस है। Given that ionic product of NiOH whole twice is 2 into 10 raised to the power minus 15, इनके आयंस का प्रोडक्ट आपको दे दिया। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। सॉल्युबिलिटी पूछी हुई है NiOH होल ट्वाइस की इन 0.1 मोलर NaOH, तो इससे क्या होगा OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि NaOH में भी OH नेगेटिव और NiOH होल ट्वाइस में भी OH नेगेटिव। तो चलिए देख लेते हैं, करेक्ट आंसर आएगा 2 into 10 raised to the power minus 13 मोलर। कैसे आया, देखो NiOH होल ट्वाइस, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है S, इक्विलिब्रियम पर क्या देगा Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, तो Ni2 पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई S और 2 OH नेगेटिव की कितनी हो गई 2S, KS भी लिखेंगे। बट वहीं पर अगर हम NaOH देखें तो वो इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम क्या करेंगे 0.1 इसकी दे रखी है उसने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1, कैसे टूटेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो टूटने के बाद इनकी भी कितनी हो जाएगी 0.1 और 0.1 रेस्पेक्टिवली। अब टोटल OH नेगेटिव आयन कितने आ गए 2S प्लस 0.1। अब सोलिबिलिटी अगर मैं कम मान के चलूं तो 2S प्लस 0.1 नियरली 0.1 के इक्वल ले लेते हैं, नियरली किसके इक्वल 0.1 के। आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा Ni2 पॉजिटिव बाय आयंस का प्रोडक्ट
मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव। Na2 पॉजिटिव के सामने जो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है और 2 OH नेगेटिव का 2 है, तो Na2 पॉजिटिव की पावर 1 और OH नेगेटिव की पावर 2। 2 इंटू 10⁻⁻15 ये दे रखा आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S इंटू 0.1 का स्क्वायर। S क्या है, Na2 पॉजिटिव की, S हमारा Na2 पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन टोटल कितनी होगी 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। S आ जाता है सॉल्व करने पर 2 इंटू 10⁻13 मोलर। आई होप ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन। मैं बार बार यही कह रहा था, देखो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस इज 9। pH दे दिया, बेसिक टाइप का नेचर है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP पूछा हुआ है ऑफ CaOH होल। तो यहां से आप OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको Ca2 पॉजिटिव की बात पता लग जाएगी और फिर आप उसका KSP निकाल सकते हो। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। वेरी गुड, गुड रिप्लाई। कैसे आया, CaOH होल ट्वाइस कैसे ब्रेक डाउन होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। अगर ये S है तो ये भी S और ये भी 2S। तो देखिए pH क्या दे रखा है इसका 9। अब POH क्या होता है 14-9, मतलब pH प्लस POH मैंने बताया आपको इक्वल टू कितना होता है 14। pH प्लस POH इक्वल टू 14, जो किसके इक्वल है pKw के। तो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल दी हमने, POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। हमें निकालनी है OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो POH कितना दे रखा 5 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। लॉग इधर जाएगा तो ये पावर में चला जाएगा 10⁻5, माइनस भी आया तो -5 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। Ca2 पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी फिर, मान लीजिए Ca कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, आप देख सकते हैं CaOH होल ट्वाइस कैसे ब्रेक हो रहा है, Ca2 पॉजिटिव में और 2OH नेगेटिव में। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन x है तो इसकी 2x है, अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 है, इसकी 2 है तो इसकी 4 है, अगर इसकी 10⁻⁻5 है तो इसकी 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 2 होगी, तभी डबल करने पर ये आ रहा है। अब देखिए वैल्यूज पुट करी, KSP का फॉर्मूला लगाया। KSP क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब लाइक प्रोडक्ट ऑफ आयंस। आयन कौन कौन है KSP में, एक तो है आपका Ca2+ और दूसरा क्या है OH नेगेटिव। तो Ca2+ की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का स्क्वायर। Ca2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कैलकुलेट करी हमने, 10⁻5 डिवाइडेड बाय 2, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितनी है 10⁻5, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या बचेगा 10⁻5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। 1.2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए 0.5 इंटू 10⁻15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सोलिबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज 2.42 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर एट 298 केल्विन। द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी। नीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 4, सॉल्युबिलिटी दे दी आपको BaSO4। BaSO4 कैसे ब्रेक डाउन होगा, Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू दे दी, तो वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा हुआ है। इसको ब्रेक डाउन करिए और ब्रेक डाउन करने के बाद इनके कोफिशिएंट और इनका प्रोडक्ट करिए आयंस का, आपको पता लग जाएगा क्या आंसर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए 1.08 इंटू 10⁻10 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर या मोलर स्क्वायर आप कह सकते हो, मोलर स्क्वायर। सॉल्युबिलिटी दे रखी है आपको BaSO4 की S 2.42 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। S जो है उससे आप क्या निकाल सकते हो, आपको सॉल्युबिलिटी दे दी ग्राम पर लीटर में, बट आपको क्या है आंसर तो चाहिए मोलर में। तो मोलर में करने के लिए हमने क्या किया उसको, भाई यहाँ ग्राम पर लीटर है, अगर हम उसको मोल पर लीटर से क्या कर दें
बताइए, ग्राम पर लीटर है। और जो 233 है ये है आपका BaSO4 का मोलर मास। तो अगर हम इसको मोल, या मैं मोल ना कह के ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, मोल चला जाएगा ऊपर, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या बच गया, मोल पर लीटर, मतलब मोलर आ गया वही। तो आपको क्या करना है, जब भी ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी दे रखी हो और मोलर में निकालनी हो तो मोलर मास से डिवाइड करना होता है। तो 2.42 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 233 BaSO4 का मोलर मास। सॉल्व किया तो आया 1.038 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। अब KSP क्या होगा इसका, देखो BaSO4 है तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, ये होगा Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसका मतलब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी है तो इसकी भी एस, इसकी भी एस, तो KSP क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा S इंटू एस, एस स्क्र, मतलब 1.038 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। इसका स्क्वायर कर दो। जब इसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलता है, 1.08 इंटू 10⁻⁻10। अब मोल पर लीटर का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, मोल का स्क्वायर अपॉन लीटर का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो मोल का स्क्वायर अपॉन लीटर की पावर -2, या फिर आप लिख सकते हो मोलर स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, मोलर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, इसमें सिंपल अप्रोच ही तो लगाई, हमने इसमें सिंपल अप्रोच लगाई, क्या हमें फॉर्मूला याद था बस, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2017 में आया हुआ है, बफर से क्वेश्चन है। तो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने इंपॉर्टेंट लिखे थे देखो वहां से क्वेश्चन बार बार आ, इस चीज का ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म बफर सॉल्यूशन। बफर क्या होता है, जो रेजिस्ट करे टू चेंज इन पीएच। अगर हम बफर सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत एसिड या बेस ऐड करते हैं तो वो इस चीज को रेजिस्ट करता है कि उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो, उसे हम बफर सॉल्यूशन कह देते हैं। वहां एसिडिक बफर होता है, बेसिक बफर होता है, एटसेट्रा, वो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। बट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म बफर सॉल्यूशन। अब देखिए, ये एक बेस और ये क्या है बताइए, एक एसिड। बफर जो बनता है वो जैसे मान लीजिए वीक एसिड लिया और इसी का सॉल्ट लिया वीक एसिड का, या हमने वीक बेस लिया और इसी का सॉल्ट लिया, इस तरीके से बफर बनता है। बट यहाँ पर क्या है, ये अमोनिया एक बेस है और NH4OH एक सॉल्ट है, पहले तो ये समझिए। KOH एक बेस है और HNO3 एक एसिड है। NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है। इसी तरीके से आप डी में देखेंगे, इसी तरीके से आप क्या देखेंगे, डी। तो ना तो बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। कैसे, एक्वस NH3 बेस प्लस NH4OH बेस और सॉल्ट का बेस, और क्या कहेंगे आप, उसी वीक बेस का जो अमोनिया है, उसी वीक बेस का ये क्या हमारा NH4OH क्या है आपका बेस। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन कौन बनाएगा, एक्वस NH3 प्लस NH4OH। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अमोनिया एक वीक बेस है एंड ए सॉल्ट कंटेनिंग इट्स कॉन्जुगेट एसिड। जो अमोनियम कटायन है सच एज जैसे NH4OH फंक्शंस एज ए बफर सॉल्यूशन व्हेन दे आर प्रेजेंट टुगेदर इन ए सॉल्यूशन। तो किसकी तरह कंटेन क्या करेंगे, बफर सॉल्यूशन की तरह करेंगे। ये भी एक सॉल्ट नहीं है, NH4OH भी क्या है, बेस है एक तरीके से। बट NH3 ने क्या किया, ध्यान दीजिए, NH3 ने क्या किया, जैसे वाटर में गया तो क्या बनाया, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। H2O से H पॉजिटिव लिया और क्या बनाया, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाया। NH3 ने किसकी तरह बिहेव किया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस, और H2O से क्या लिया, H पॉजिटिव लिया, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। H2O ने क्या दिया, H पॉजिटिव दिया, एसिड की तरह बिहेव किया, तो एसिड प्लस बेस
तो इसका नेचर होगा NH4OH का, ठीक है, वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अमोनिया एक वीक बेस है एंड ए सॉल्ट कंटेनिंग इट्स कॉन्जुगेट एसिड द अमोनियम कटायन। जैसे कि आप देख सकते हैं NH4OH वो किसकी तरह फंक्शन करेगा, एज ए बफर सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है समझिए ध्यान से, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ जाता है, सीधा आपको पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए, concentration of the Ag positive ions in a saturated solution of Ag2C2O4, Ag2C2O4 silver oxalate is 2.2 into 10 raised to the minus 4 mole per liter। आपसे पूछा हुआ है solubility product of Ag2C2O4। वेरी गुड एंड वेरी फास्ट रिप्लाई, ऑप्शन सी आप बता रहे हैं। तो आपको क्या पूछा हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस पूछा हुआ है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस तो दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा हुआ है, Ksp पूछा हुआ है। सिंपली आप इसका कैलकुलेशन करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली ऑप्शन सी आएगा। कैसे आया देखिए, Ag2C2O4 सिल्वर ऑक्सिलेट कैसे ब्रेक डाउन होगा इक्विलिब्रियम पर, 2Ag पॉजिटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव। अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी S मानूं तो इसकी कितनी हो जाएगी 2S और इसकी S। अब क्या होगा Ksp, Ksp कैसे लिखा जाएगा, Ksp हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सिलेट आयन, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1। तो क्या आया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव कितनी दे रखी है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, जिसको हम कह सकते हैं मोलर, जिसका सिंपल होता है कैपिटल M। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन दे दी, ये दे दिया। पूछा क्या हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन जितनी भी है उसकी हाफ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2 नेगेटिव। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, हम ये भी निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2 नेगेटिव क्या आएगी, C2O4 2 नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन जो भी है उसको हाफ से डिवाइड कर, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2.2 सॉरी 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 मोलर, ये हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन किसकी C2O4 2 नेगेटिव। ये कितनी आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। तो Ksp क्या आ जाएगा आपका 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴। ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है Ag पॉजिटिव, और ये किसकी है C2O4 2 नेगेटिव। तो वैल्यू आ जाती है 5.324 इंटू 10⁻⁻12। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी 5.32 इंटू 10⁻12। इससे मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एसिडिटी ऑफ BF3। BF3 एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा या लुईस बेस की तरह या ब्रोंस्टेड एसिड या ब्रोंस्टेड बेस, जो भी तरह एक्ट करेगा। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि BF3 के केस में जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है बोरोन का। तो कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। इसका एसिडिक नेचर है, ये एसिड है, किस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम एक्सप्लेन करते हैं। क्विकली चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, आरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट या ब्रोंस्टेड लॉरी एज वेल एज लुईस कॉन्सेप्ट। तो आई एम गेटिंग द आंसर्स, मुझे आंसर्स मिल रहे हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऑप्शन सी। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डेफिनेटली ऑप्शन सी होगा, लुईस कॉन्सेप्ट, क्योंकि लुईस के अकॉर्डिंग BF3 AlCl3 FeCl3 AlBr3 ये क्या है लुईस एसिड है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कौन सी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं एसिड लुईस के अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, एंड बेस विच डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इसे हम क्या कहेंगे लुईस एसिड। बड़ा ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर 7.0। ध्यान दीजिए बात पर, pH जो
मेजर करता है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, however the concentration of H positive ions and OH negative ions are equal. What will be the pH of pure water at 60 degrees Celsius? क्या pH होगा अगर हमने टेम्परेचर 60 कर दिया तो? देखते हैं इसका कौन आंसर करता है। इक्वल टू 7 मतलब एसिडिक, सॉरी न्यूट्रल, या 60 पर वो pH वो ही वेरी करेगा, pH स्केल भी तो वेरी करेगा फिर, तो न्यूट्रल और एसिडिक वर्ड यूज नहीं करूंगा। A इक्वल टू 7, B ग्रेटर देन 7, C लेस देन 7 या D इक्वल टू 0। डोंट कंफ्यूज, इसका भी एकदम सिंपल आंसर है। कैन आई शो यू द आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे मिल रहा है ऑप्शन सी, मतलब लेस देन 7। अगर न्यूट्रल वाटर का पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 है तो 60 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का पीएच लेस देन 7 होगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेस देन 7। सॉल्यूशन से समझते हैं। देखिए पीएच है जो न्यूट्रल वाटर का एट 25 डिग्री सेल्सियस पर गिवन है क्वेश्चन में 7.0। इसका मतलब ये हुआ न्यूट्रल वाटर है तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है OH नेगेटिव की, कितनी 10⁻⁻⁷। कैसे आया? क्योंकि H पॉजिटिव जो पीएच है उसका क्या फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, और पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, मतलब माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव, मतलब लॉग ऑफ H पॉजिटिव कितना आ गया -7, मतलब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, लॉग जब इधर जाएगा बेस 10 है तो वो आ जाएगा 10⁻⁻7। अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि न्यूट्रल वाटर है तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी OH नेगेटिव की, जो कि होगी 10⁻⁻7। तो H और OH दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो KW आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि फिक्स भी है। कितना होता है 10⁻⁻14। PKW कितना होता है 14, KW कितना होता है 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, मतलब बेस से मत पावर ऐड कर देते हैं 10⁻⁻14। हीटिंग जब हम करेंगे KW इंक्रीज होगा, इसका मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू जो है प्रोडक्ट की वो 10⁻⁻14 से ज्यादा जाने लगेगी, क्योंकि अगर KW इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन हीटिंग KW इंक्रीजेस, इसका मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्योंकि हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव इक्वल है किसके, OH नेगेटिव के, तो क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर मैं कहूंगा कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की जगह H पॉजिटिव रख देंगे इसमें KW वाले फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 10⁻⁻14। इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव जो है ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मोलर है। जब कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मोलर है तो इसका मतलब पीएच हमारा लेस देन 7 होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पहले जो 10⁻⁻7 थी अब वो 10⁻⁻7 मोलर से ज्यादा हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीज हुई है तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो पीएच 7 था अब वो पीएच 7 ना रह के 7 से कम होगा, तो लेस देन 7.0 इज द करेक्ट आंसर, या लेस देन 7 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे सीधा सीधा सा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो पीएच जो है प्योर वाटर का डिक्रीज करता है, तो इट विल बिकम्स लेस देन 7 एट 60 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा 7 से कम 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो सीधा सा जो हमने फॉर्मुलेज जितने भी यहाँ पर रिवाइज किए वो सारे हमने याद रखने हैं। एक भी फॉर्मूला ऐसा ना हो जो हमें टिप्स पे याद ना हो, चाहे वो वीक सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस है या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस है, या जो भी है, हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन है या बफर सॉल्यूशन है या सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। मैं फिर से बता देता हूँ, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट
और सोल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन से और बफर सॉल्यूशन से, हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन और बफर सॉल्यूशन, इनसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स, या मैं कहूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, छोटे इसलिए क्योंकि डेरिवेशन पार्ट हमें याद नहीं रखना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझ लेना है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने आज जितने भी PYQs लास्ट कुछ ईयर्स में आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछे गए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आज की क्लास में हमने कवर किए। कहाँ से कवर किए? हमने कवर किया अपनी थ्योरी से, और हमने कवर किए एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन से जो थ्योरी आ रही है वहां से। हमें इसी बात को बार बार ध्यान देना है कि जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की जो बुक है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसकी लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड पढ़ना है। ठीक है एवरीवन? इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, <7। कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, ध्यान से पढ़ो। पीएच न्यूट्रल वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पर 7.0 है। तो जब हम 25 से टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे 60 तक जाएंगे तो पीएच में क्या चेंज आएगा? तो पीएच ग्रेटर देन 7, लेस देन 7 या नो चेंज, ऐसा कुछ रहेगा। बट यहाँ पर क्या हुआ? लेस देन 7 हुआ जब हमने कैलकुलेट किया। हमने क्या किया? अगर न्यूट्रल वाटर है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव इक्वल है, और pH 7 है तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आ गई क्योंकि दोनों की इक्वल है। KW आ गया वहां से 10⁻⁻25 एट 25 डिग्री सेल्सियस, 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन पर। जब हम हीट करेंगे तो KW इंक्रीज होगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो उनका प्रोडक्ट है, वो 10⁻14 से ज्यादा हो जाएगा। बट जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की, तो इसमें पुट करेंगे या तो H पॉजिटिव की जगह पुट कर दो, पर क्योंकि पूछा हुआ है प्योर वाटर का पीएच, तो हम OH नेगेटिव की जगह H पॉजिटिव पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव का स्क्वायर ग्रेटर देन रहेगा किससे? 10⁻14 से। तो कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव कितनी आ जाएगी? 10⁻14 की पावर 1/2, तो आ जाएगी 10⁻7 मोलर। इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच हमारा क्या हो गया? लेस देन 7, क्योंकि पीएच क्या होता है आप सभी जानते हैं, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। अगर कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की 10⁻7 से ज्यादा है तो इसका मतलब पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। पीएच हमारा क्या होगा? 7 से कम होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई है, कम नहीं हुई। ज्यादा हुई है तो पीएच कम होगा, कम होती तो पीएच ज्यादा हो जाता। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पीएच प्योर वाटर का डिक्रीज होता जाएगा, और 60 डिग्री सेल्सियस पर ये हो जाएगा एज पर द गिवन डेटा इट बिकम्स लेस देन 7। ओके एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। आई होप जो भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हमने आज कवर किए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे, डे 11। तो आज जो कल की क्लास में हमने फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम और आज की में आयनिक देखा, जो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम देखा, तो दोनों के क्या होंगे? क्वेश्चंस मिक्स होके एक इक्विलिब्रियम में आते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम चैप्टर को इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान से पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी, जो भी हमारी थ्योरी थी, वो सारे हमने कवर कर लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।